नमस्कार। अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा पे सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी आई है। उन्होंने एसआईटी को गठित किया है और कहा है कि वहाँ पर जो एलिगेशन लगी है उनकी जो जांच रिपोर्ट है वो 12 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई जाए। जो एलिगेशन है वो बहुत गंभीर है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के वायलेशन की है, जो रूल ऑफ जू है उनका है, इंटरनेशनल कन्वेंशन और इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसके भी वायलेशन की वहाँ पर एलिगेशन है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट कलेक्शन है, इन्वायरमेंटली सही नहीं है क्योंकि रिफाइनरी के कैंपस में है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की बात हो रही है और कार्बन क्रेडिट स्कीम के साथ भी इसको जोड़ा जा रहा है। इलीगल ट्रेड जो होगा इंडेंजर स्पीसीज़ का उसका एंगल भी इसमें आ रहा है। तो बहुत सारे गंभीर एलिगेशन है और जिनका फैसला अब एसआईटी की रिपोर्ट करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला देगा। लेकिन हम इन तीन बड़े मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आप अंत तक बने रहें। पहला मुद्दा है कि लैंड का जिस तरीके से एक्वायर हुआ उसको देखेंगे। दूसरा कार्बन क्रेडिट स्कीम का है कि किस तरीके से वनतारा का लॉन्च होना और कार्बन क्रेडिट स्कीम का लॉन्च होना, दोनों की जो डेट्स हैं, जो टाइमिंग है, कोइंसाइड कर रही है, यानी कि वहाँ पर भी कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई स्कैम या कोई मिलीभगत हो सकती है। तीसरी बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की, किस तरीके से तमाम दुनिया भर के वहाँ पर जीव जंतुओं को इकट्ठा किया जा रहा है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर है और जो मैंडेट है वनतारा का उससे भी अधिक कैपेसिटी के द्वारा वहाँ पर काम किया जा रहा है। तो लैंड की अगर बात करें तो देखिए लैंड है लगभग 3500 एकड़। 3500 एकड़ लैंड थोड़ा नहीं होता है, धीरे धीरे अक्वायर किया गया है अनंत अंबानी के द्वारा या रिलायंस के द्वारा। कहा जाता है कि 2016 के आसपास जब अनंत अंबानी को जामनगर में भेजा गया ताकि वो ताज़ी हवा ले सकें, जिसके लिए कहा गया, जो कि पहली बार जब प्री वेडिंग उनका सेरेमनी चल रही थी उसमें आता है कि फरवरी 2024 में पता लगता है कि अंबानी कुछ ऐसा भी काम कर रहे हैं। तो 16 के बाद से वहाँ पर अंबानी या अनंत अंबानी वहाँ पर रहते हैं और इन चीज़ों को एक्वायर करना शुरू करते हैं। और कहा जा रहा है कि जो लैंड है उसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त 1 लाख करोड़ है और इनको केवल 22,000 करोड़ में मिला है। तो बहुत फ़र्क है मार्केट रेट का और नॉमिनल प्राइस जिस पर इन्होंने खरीदा है। उसके अलावा एलिगेशन है कि यही लैंड था जो पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंचुरी के लिए सरकार के द्वारा रखा गया था, लेकिन अब ये इन्हें दे दिया गया है। उसी के साथ जो लोकल ट्राइबल्स थे उनके राइट्स का भी यहाँ पर हनन हुआ है। तो ये भी बहुत गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके अलावा अब देखें कि जानवरों को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि 1500 करोड़ रुपए खर्चे गए और सालाना जो खर्चा आएगा वो भी 200 से लेकर 500 करोड़ रुपए तक खर्चा आएगा। और एक हाथी है लीलावती जिसका पीछे वहाँ पर ऑपरेशन कराया गया 2 करोड़ रुपए खर्च के। तो देखिए बहुत बड़ा खर्चा किया जा रहा है और अगर बिजनेसमैन खर्चा कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा तो हो सकता है। उसी फ़ायदे को हम देखेंगे कि है या नहीं है। तो वनतारा को जो दो मैनेज करती है ट्रस्ट, दोनों रिलायंस की है। एक है ग्रीन जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन जिसका काम है उन जानवरों को रिहेबिलिट करना जो या तो परेशान है या बीमार है या उनका हैबिटेट का नुकसान हो गया है, उनको यहाँ पर लाकर उनका इलाज करना और यहाँ पर रखना। दूसरी है राधा कृष्ण टेम्पल ट्रस्ट, एलिफेंट ट्रस्ट, जिसका काम है सर्कस में या मंदिरों में जिन हाथियों का दुरुपयोग हो रहा है उनको वहाँ से लाकर वहाँ पर रिहेबिलिटेट करना। और जिसके लिए पीछे भी बहुत कंट्रोवर्सी रही है, जो कोल्हापुर से एक माधुरी नाम के हाथी को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तब बहुत एलिगेशन वगैरह भी लगी है। जिसके लिए अनंत अंबानी ने एक अपनी रैली भी निकाली थी जब वो मुर्गियों को पकड़ पकड़ के उनकी सुरक्षा कर रहे थे। तो बहुत सारा यहाँ पर एक पीआर ड्रामा भी हुआ था। तो अब फिर से हम बात करेंगे, अपने मैंडेट से अधिक जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यू करना है, यहाँ पर एलिफेंट की रक्षा करनी है जो कि सर्कस या मंदिर के, लेकिन यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के नाम पर बहुत अधिक जानवरों को रखा गया जिस पर हम वाइल्ड लाइफ के सेक्शन में आएंगे। और यही नहीं, अब कहा जा रहा है कि दिल्ली जू है जो वो भी वनतारा के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है और इन्हें दे दिया जाएगा वहाँ पर संभालने के लिए। और महाराष्ट्र के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि थाने में भी हम एक लैंड देंगे जहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट है कि अनंत अंबानी आए और यहाँ पर वनतारा के जैसे ही एक सूर्य तारा नाम का एक और यहाँ पर एक ऐसा ही सिस्टम बनाए जहाँ पर बहुत सारे जानवरों को रखा जाए। तो चलिए डेट को जोड़ते हुए फिर से हम चलते हैं 2016 की तरफ। 2024 है फरवरी, उसे आप याद रखें। तो 2016 में ही एक सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि जो जामनगर रिफाइनरी है वो बहुत ही हाईली पोल्यूटेड इंडस्ट्री है और 2016 के बाद से ही वहाँ पर जो लैंड है वो इस काम के लिए ख़रीदा जाने लगा जिस पर ये वनतारा जैसी चीज़ बन सके। और फिर जब
फरवरी 24 में ये सामने आता है। उससे पहले ही अक्टूबर 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी में चेंज किया कि आज से कार्बन क्रेडिट स्कीम के ऊपर काम किया जाएगा। इसको एमिशन को कंट्रोल करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जुलाई 24 में इसके ऊपर काम होना शुरू होता है और कहा जा रहा है कि 2026 के मिड तक ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसका इस बात से क्या लेना देना है? लेना देना है इस मामले में है कि दो पॉलिसी चेंज किए गए। एक तो कार्बन क्रेडिट को लाया गया, दूसरा ग्रीन हाउस गैस इमिशन को लेकर एक फैसला किया गया, जिसमें पहले टोटल इमिशन पर कैप हुआ करता था। कहने का मतलब कि अगर कोई इंडस्ट्री 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड पूरे साल में उत्सर्जित कर रही है, एमिट कर रही है, तो वो कैप है उसकी, उसके ऊपर जाएगी तो उसे अलग से जुर्माना देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी और उसके अलग अलग उसमें प्रावधान थे। और ये भी मौका दिया जाता था कि पहले की स्कीम में कि आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाओ, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। आप जितना टोटल इमिशन से कम करोगे, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाओगे तो आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। लेकिन जो अब ये स्कीम आई है, इसमें इंसेंटिव का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टोटल इमिशन जो है उसके ऊपर नहीं, बल्कि इमिशन इंटेंसिटी के ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। इमिशन इंटेंसिटी का मतलब कि आप साल में अब चाहो तो 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित कर सकते हो। अब वो कैप नहीं है, आपको हर यूनिट पे देनी है और उस यूनिट के लिए भी आपको अब कार्बन क्रेडिट नाम के सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और वो सर्टिफिकेट लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद ही इमिशन करो और खुद ही ऐसे पेड़ पौधे लगा लो जो वहीं पर कैप्चर कर ले, और उसके लिए जो ज़मीन है वो भी आपको फ्री में या कम दाम में मिल सकती है। तो ये सारे जो लिंक है ये यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो इंडस्ट्री खुद ही सबसे बड़ा इमिशन करेगी, खुद ही वहाँ पर कैप्चर करेगी। हाँ ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि ठीक है अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम करने के अलावा वो ज़मीन भी सस्ते दाम पर मिली है। और उसके अलावा अगर वो कार्बन क्रेडिट आप एक्स्ट्रा जमा कर रहे हो तो आप उसको ट्रेडिंग में भी लेके जा सकते हो। जो और कंपनियां हैं वो भी ग्रीन जो एनर्जी है उसकी तरफ नहीं जाएंगी, वो इनसे खरीद सकती हैं। तो आउटसोर्स कर सकता है हर कोई अपनी इंडस्ट्री को कार्बन क्रेडिट के लिए, और कार्बन क्रेडिट एक तरीके से एक्सचेंज में बिकाऊ हो जाएगा। और वो कैसे हासिल होगा ये आप सब जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग और मैनिपुलेशन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हो जाएंगी। तो ये भी एक दूसरा एलिगेशन है लैंड के बाद। और तीसरा है वाइल्ड लाइफ को लेकर। वाइल्ड लाइफ को लेकर अगर बात करें तो जब इसका उद्घाटन होता है तो प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर जाते हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर उद्घाटन होता है। जब फरवरी 24 के बाद सीधा मार्च 2025 में उद्घाटन होता है, वहाँ पर जाते हैं। काफ़ी पूरा हाईफाई सिस्टम था। लेकिन यहाँ पर एलिगेशन ये है कि जब सिर्फ मैंडेट जो था कि वो रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन तक था, तो ये इतने सारे वाइल्ड लाइफ के जो जानवर हैं यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से। एक आइडिया है कि इस वक्त यहाँ पर लगभग बड़े जो जिनको बिग कैट कहा जाता है, जिसमें टाइगर, लेपर्ड, जैगुआर, ये सारे जो है लगभग 300 के आसपास हैं। और कहा जा रहा है कि 1200 क्रोकोडाइल हैं, वो भी अलग अलग देशों के, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग देशों के बहुत सारे यहाँ पर रेप्टाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, पक्षियों की तो कोई गिनती नहीं है। और उसी के अलावा यहाँ पर हाथियों की भी बहुत अधिक तादाद है जो यहाँ पर रह रही है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जिनको इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है उसके जो प्रावधान है उसके अगेंस्ट इंपोर्ट किया गया अन्य देशों से, और बहुत ज़्यादा जल्दी क्लैरिटी मिलती है इनको, बहुत जल्दी ये एक्वायर कर लेते हैं। इस पर भी एलिगेशन है कि कैसे इनको इतना मैंडेट दिया गया है, जबकि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है बेसिकली वो स्टेट का काम है, प्राइवेट कंपनियों का या प्राइवेट लोगों का काम नहीं है। पीछे आपको याद होगा एक पक्षी था सारस, उसको लेकर यूपी में बड़ा बवाल हुआ था, किसी व्यक्ति के पास था, उससे उसको छीन कर ले गए थे कि वो नहीं रख सकता था और बहुत वो वायरल भी हुआ था। ठीक है, तो अगर वो नहीं रख सकता था तो यहाँ पर इतने जानवरों को रखने की कैसे इजाज़त दी गई है। कहा जा रहा है कि 2018 के बाद जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी धीरे धीरे उसको डिल्यूट किया गया, ताकि यहाँ पर प्राइवेट जो लोग हैं वो इतना बड़ा ये सब तामझाम यहाँ पर रख सकें। अब आते हैं अगली बात पे कि अब ये सारी बात हो गई, इसके ऊपर एलिगेशन है, कार्बन क्रेडिट की बात होगी, मनी लॉन्ड्रिंग की बात होगी। अब एक और गंभीर आरोप है, दो आरोप है कि पहली बात तो अगर एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो पहले ही कम है, वो इस एनवायरनमेंट में रहने के लायक नहीं है, अगर तो यहाँ पर वो सर्वाइव नहीं करेगी, तो यहाँ पर अगर वो सर्वाइव नहीं करेगी तो उसे क्यों रखा जा रहा है।
कुछ लोगों का कहना है, जिनका कंसर्न है कि यहाँ पर अब जेनेटिक क्योंकि बहुत डेवलप हो गई है, डीएनए को पूरा का पूरा कोड किया जा सकता है। डीएनए को कोड करने के बाद या तो उसको आने वाले समय में कभी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस करके ब्रीडिंग की जा सकती है, ब्रीडिंग करके उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेचा जा सकता है, ये आने वाला समय बताएगा। और यही नहीं, उसके ऊपर और रिसर्च हो सकती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को वो डाटा बेचा जा सकता है। वो डाटा बहुत बड़ा आजकल पैसा है, डाटा बैंक आप सब जानते हैं, ऐसी बात है। और दूसरी एलिगेशन है कि इसके अलावा कि अगर फॉर एग्जांपल है कि अगर एक हाथी जंगल में मारा जाता है, पहली बात तो अगर हाथी मर जाता है तो उसकी कीमत 76 टाइम बढ़ जाती है, 76 गुना कीमत उसकी अधिक हो जाती है जब वो मर जाता है, क्योंकि उससे आइवरी वगैरह बहुत कुछ निकलता है। इसलिए प्रावधान है कि जब जंगल में हाथी मारा जाता है तो फॉरेस्ट ऑफिशियल अपने सामने वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार करते हैं ताकि उसके बॉडी पार्ट्स का मिसयूज़ ना हो। लेकिन अगर अब इस प्राइवेट एंटिटी में अगर हाथी मारा जाएगा या कोई जानवर मारा जाएगा या शेर मरेगा या टाइगर मरेगा, तो जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं जिसकी कीमत इंटरनेशनल बाज़ार में लाखों करोड़ों तक हो सकती है, उस पर कैसे यहाँ पर रेगुलेशन लगाई जाएगी। इन्हीं सारे मामलों को लेकर यहाँ पर बहुत गंभीर एलिगेशन लगे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी पुख्ता सबूत के होते हुए भी इस बात को माना और कहा कि एक बार तो बनता है कि एसआईटी का गठन किया जाए और इस सारी एलिगेशंस को यहाँ पर देखा जाए। अब ये दो तरफ से हो सकता है कि या तो ये एसआईटी बहुत अच्छी रिपोर्ट दे देगी जो बिल्कुल फेवरेबल होगी, या बहुत अगेंस्ट जा सकती है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन रिपोर्ट के ऊपर कैसे फैसला लेती है। तो हमने जो डिस्कस किया है वो फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस किया है। अब आपको देखना है क्या वो सही है, क्या जानवरों के लिए ऐसी खुली छूट किसी प्राइवेट कंपनी को मिलनी चाहिए, क्या इस तरीके का लैंड सस्ता देकर और इमिशन से बचने का तरीका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह आप लोगों का फैसला है। अपने कमेंट विचार ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।